वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे 3 सेमीकंडक्टर हिडन जेम्स के बारे में। तो उन कंपनीज के बारे में अगर आपको जानना है तो पूरी बिजनेस न्यूज जरूर देखना। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक ने संकल्प 2025 में एक नया चैप्टर ऐड कर दिया है। आपको बता दूं, मैं हर 15 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक एक अपना खुद का इवेंट रखती है और उसमें वो बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। पिछली बार इस इवेंट पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी और अब मैंने इसलिए बोला कि एक नया चैप्टर ऐड कर रहा है ओला इलेक्ट्रिक, क्योंकि भावेश अग्रवाल ने ये दिखाया कि इंडिया का पहला फेराइट मोटर जो कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जरूरत को पूरी तरीके से मिटा देता है। साथ ही साथ ओला इलेक्ट्रिक ने अपना 4680 भारत सेल भी सामने लाया, जो देश का असली लिथियम आयन पावर बताया जा रहा है। अगले 2 से 3 क्वार्टर में पूरा लाइनअप फेराइट मोटर पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कहना है कंपनी का। साथ ही साथ नए ईवीज, एक स्पोर्टी स्कूटर और सबसे बड़ा सरप्राइज था डायमंड हेड मोटरसाइकिल विद एआई सेल्फ ड्राइव चिप। और इन सभी चीजों का लॉन्च टारगेट 2027 रखा गया है। और ये जो डायमंड हेड मोटरसाइकिल है उसकी प्राइसिंग 5 लाख के अंदर ही होगी। और ओला इलेक्ट्रिक ने ये बोला कि ये असली इंडिया इनसाइड रिवॉल्यूशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आखिर ओला इलेक्ट्रिक ऐसा क्यों कह रहा है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जरूरत पूरी तरीके से मिट जाएगी। देखिए, इसके पीछे का एक रीजन है। वो रीजन ये है कि जो फेराइट मोटर है ना, वो फेराइट मैग्नेट्स का यूज करती है। ये बेसिकली रेयर अर्थ मैग्नेट से थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इजी हो जाती है। और इसमें आयरन ऑक्साइड का यूज होता है और बेरियम या फिर आप स्ट्रोंटेनियम कार्बोनेट, इन सभी चीजों का यूज करके ये बनता है। क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बेसिकली ये मान लो ना जैसे परमानेंट मैग्नेट होता है उस तरीके का होता है रेयर मैग्नेट्स, जिसमें नियोडाइमियम या फिर डाइस्प्रोसियम, टर्बियम, ये सारी चीजें यूज होती हैं। और ये बेसिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट और हाई इफिशियंसी डिजाइन अलाउ करते हैं कंपनीज को बनाने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड भी इनका स्ट्रॉन्ग है। लेकिन रेयर अर्थ मैग्नेट की जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो गई है। तो इस वक्त कंपनीज के लिए फेराइट मोटर ही काम आएगा। हालांकि मुझे ओला की गाड़ियों की सर्विसिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा आपसे यही कि ये जो लॉन्चिंग के न्यूज होते हैं कभी कभी ये सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अपना रिसर्च एक बार आप जरूर खुद से करना। अगली बिजनेस न्यूज है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड। और इंडिया का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फुल पावर मोड में चल रहा है, क्योंकि इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट 2030 तक 8.9 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचने वाले हैं। और माइक्रोन डील के बाद असली जो हिडन जेम्स है वो उभर के बाहर आ रहे हैं। उनमें से 3 कंपनीज हैं, कियंस टेक, सीजी पावर और WA टेक वेबैग। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनना। हम तीनों कंपनीज के बारे में शॉर्ट में समझेंगे। पहला केन्स टेक की बात करें हम, तो इसने अपना 3300 करोड़ रुपीस का ओसेट प्लांट सानंद में बना रहा है, जिसमें रोज 60 लाख चिप्स बनने की कैपेसिटी होगी। साथ ही साथ कंपनी ने अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर के साथ 5 साल का डील भी साइन किया है। और ग्लोबल प्लेयर्स जैसे कि ब्रॉडकॉम, क्वालकॉम और इंटेल के साथ भी टाई अप्स एक्सप्लोर कर रही है ये कंपनी। वहीं पे दूसरी कंपनी की बात करें जो कि सीजी पावर है, और ये कंपनी मुरगपा ग्रुप का एक हिस्सा है। और इसने रेंसेस यानी कि जापान के कंपनी के साथ 7600 करोड़ का ज्वाइंट वेंचर भी अनाउंस किया है। और ये सानंद फैसिलिटी एक दिन में 1.5 करोड़ चिप्स बनाएगी, जिसमें ऑटोमोटिव से लेकर के एआई प्रोसेसर तक एडवांस्ड पैकेजेस कवर होंगे। और कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू अगर हम देखें तो वो 2878 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो सेमीकंडक्टर सेगमेंट की मोमेंटम को भी दिखाता है। वहीं पे तीसरी कंपनी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है VA टेक वेबैग। ये थोड़ा अलग तरीके से प्ले कर रही है, लेकिन हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, क्योंकि सेमीकंडक्टर फैब्स को अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए होता है। और वेबैग इस सेगमेंट में एक्सपर्ट है। उसका दहेज प्लांट सानंद के करीब है, जिससे माइक्रोन और दूसरी फैब्स के लिए वाटर सप्लाई काफी ज्यादा कन्वीनियंट होगा। साथ ही साथ अगर मैं इसके एक्सपर्टीज के तरफ आपको लेके चलूं तो इस कंपनी ने अभी 2300 करोड़ रुपीस का सऊदी डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट भी जीता है। तो बस आप समझ जाओ ये वाटर प्योरिटी के मामले में कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बाकी ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए ही न्यूज था, ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था। अपना रिसर्च खुद करें, वैल्यूएशन पे ध्यान दें और जो कंपनी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगे उन्हीं में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज बहुत
सारी कंपनीज है मार्केट में, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और, शायद इस पे आपने ध्यान न दिया हो, बट ये जो तीनों कंपनीज थी ये डायरेक्ट सेमीकंडक्टर चिप मेकर्स नहीं है, लेकिन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के बैकबोन है। एक तरीके से आप देखो तो एक चिप की तरह काम कर रहा है, दूसरा इनेबल कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और तीसरा वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स इसको एक हिडन जिम की तरह भी देख रहे हैं। बाकी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो लाइक कर दें और अपने किसी 2-4 फ्रेंड को हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि यूट्यूब को ये लगे कि नहीं, इनकी वीडियोस अच्छी हैं, इनको हमें और लोगों तक रिकमेंड करना है। और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही नॉलेजेबल स्टॉक मार्केट और बिजनेस न्यूज मिलती रहे, तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। अगली बिजनेस न्यूज है स्विगी की, और स्विगी ने फिर से प्लेटफॉर्म फी बढ़ा दी है, यानी कि यूजर्स को 14 रुपए देने होंगे हर एक ऑर्डर पे, और ये फीस अप्रैल 2023 में सिर्फ 2 रुपए थी। तो अगर आप उस कंपैरिजन में देखो तो ये सीधे 600% का जंप है। और यही नहीं, पिछले 2 साल में ये चौथी बार है जब स्विगी ने अपने फेयर्स में हाइक बढ़ाया है, यानी कि प्राइसेस बढ़ाए हैं। कंपनी का कहना है कि फेस्टिव सीजन्स में ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन असली इंपैक्ट जो है वो तो कस्टमर की जेब पे ही पड़ेगा। ये चीज हमें ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि जोमेटो भी इस चीज में बिल्कुल पीछे नहीं है। जोमेटो ने भी 5 हाइक्स कर दी हैं, और यानी कि आप परसेंटेज वाइज देख लो तो 400% तक का प्राइस बढ़ गया है। और ये दोनों कंपनीज मिल करके कमीशंस के तौर पे 35% तक लेकर के चली जाती हैं, जिससे रेस्टोरेंट के जो मेन्यू है वो काफी ज्यादा महंगे हो जाते हैं, और रिजल्ट ये निकलता है कि ऑनलाइन खाना 50% ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। वहीं पे जो उनके डिलीवरी स्टाफ है उनकी हालत वही की वही है। अगली बिजनेस न्यूज है रेगाल रिसोर्सेज की, और इस कंपनी के आईपीओ ने तो धमाका कर दिया है, क्योंकि 214 करोड़ के इशू के लिए 35.65 लाख एप्लीकेशंस आए और बिड्स 34,250 करोड़ रुपीस तक चले गए। वहीं पे ओवर सब्सक्रिप्शन 160 टाइम्स से ज्यादा का देखने को मिला, लेकिन हाँ, अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि रिटेल के लिए सिर्फ 2.27% और स्मॉल HNI के लिए 0.35% ही रखा गया हिस्सा। वहीं पे जीएमपी की अगर बात करें तो यहाँ पे काफी अजीब चीज देखने को मिली है। 34 रुपीस के प्राइस से जीएमपी 24 से 25 रुपीस पर आ गया है, पर अभी भी ये चांसेस हैं कि लिस्टिंग गेन 24% के आसपास हो जाए। अगर हम QIB की बात करें तो 191 टाइम्स, NIIs 357 टाइम्स और रिटेल 58 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुए। वहीं पे इस शेयर का जो अलॉटमेंट है, यानी कि जो IPO का अलॉटमेंट है, वो 18 अगस्त को फाइनलाइज हो जाएगा, और 19 अगस्त तक फंड डेबिट या फिर रिफंड का आपको अपडेट मिल जाएगा। और लिस्टिंग वही 2 प्लेटफॉर्म पे होने वाली है, BSE और NSE पे। अगली बिजनेस न्यूज है एयरबस की, और अब एयरबस फाइनली बोइंग को पीछे छोड़ने वाला है। अब ऐसा हुआ क्या, क्यों हुआ, वो सब समझते हैं 3 स्टेप्स में। पहला है हम बैकग्राउंड समझेंगे, फिर इस वक्त की सिचुएशन क्या है वो समझेंगे, और फिर एयरबस आखिर कैसे बोइंग को पीछे छोड़ सकता है उसके बारे में समझेंगे। तो बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, बोइंग 737 ये एक प्लेन का नाम है, और 1968 से ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिलीवर्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट रहा है। एयरलाइंस ने इसको शॉर्ट रूट्स के लिए काफी ज्यादा पसंद किया, क्योंकि ये काफी ज्यादा इफिशिएंट था। वहीं पे एयरबस A320 की बात करें तो ये 1988 में लॉन्च हुआ था एज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ऑफ बोइंग 737, लेकिन उस वक्त बोइंग ने ऑलरेडी 1500 से ज्यादा एरोप्लेन्स डिलीवर कर दिए थे। यानी कि इस वक्त क्या था, एयरबस को कैप्चर करना, कैच करना बोइंग को, वो काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि एयरबस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, और इस वक्त ऑलरेडी बोइंग ने 1500 एयरक्राफ्ट्स डिलीवर कर दिए थे। लेकिन अब इस वक्त की क्या सिचुएशन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एज पर डेटा ऑफ अगस्त 2025, एयरबस A320 फैमिली की हम डिलीवरीज की बात करें तो वो 12,155 है। वहीं पे बोइंग 737 की डिलीवरीज हम देखें तो वो सिर्फ एयरबस से 20 प्लेन्स ही ज्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि एयरबस अब रिकॉर्ड तोड़ने ही वाला है, और शायद अगले महीने तक A320 दुनिया का सबसे ज्यादा डिलीवर्ड पैसेंजर प्लेन बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ 20 अंकों का ही फासला है। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज है कि जो आपका बोइंग है वो इतना ज्यादा फेमस एयरक्राफ्ट है और इतना पुराना है, उसके बावजूद एयरबस जीत क्यों रहा है? इसके पीछे 4 रीजंस हैं। पहला, टेक्नोलॉजी, फ्यूल इफिशियंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, और बोइंग की एक सबसे बड़ी गलती। ये 4 रीजंस की वजह से एयरबस A320 जीत रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करें, जो टेक्नोलॉजी एज है एयरबस A320 के पास, वो ये है कि
A320 पहला प्लेन है जिसमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल्स आए। दूसरा, फ्यूल इफिशियंसी। A320 नियो वेरिएंट ने एयरलाइंस का फ्यूल बिल काफी कम कर दिया था। और आप समझ सकते हो, अगर आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड हो तो जो एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खर्चा होता है वो फ्यूल का होता है, और बहुत सारी कंपनीज इस बिल के वजह से बर्बाद भी हो चुकी हैं। तो अगर कोई प्लेन फ्यूल बिल को कम कर सकता है तो जो एविएशन इंडस्ट्री होती है वहां से प्लेन बाई करना काफी ज्यादा पसंद करती है। तीसरा रीजन था फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि एयरलाइंस को अलग अलग इंजन्स का ऑप्शन भी दे रही थी A320, इसलिए लोग एयरबस के तरफ शिफ्ट होते रहे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, चौथा रीजन, वो था बोइंग की गलती। बोइंग एक ऐसा प्लेन है जिसने सबसे ज्यादा क्रैशेस दिए, यानी कि 737 जो था वो मैक्सिमम क्रैश, अगर हम 2019 की ग्राउंडिंग को देखे या फिर बहुत सारे अभी आप इधर भी देखो 2025 में, तो जो इतने ज्यादा क्रैश देखने को मिले वो बोइंग प्लेन के ही क्रैश थे। और उसके वजह से बोइंग की क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा डैमेज हो गई। इवन कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो ये कह रहे थे कि भाई मैं बाहर हूँ। मैंने उनको कॉल पे बोला कि फिर आप कब आ रहे हो वापस इंडिया में, तो कह रहे कि अब तो वापस आने में भी डर लगा है। तो ये माहौल क्रिएट कर दिया था बोइंग ने। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, जब आपके सामने ये सारी न्यूज आ रही थी कि हर जगह प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं पे इमरजेंसी लैंडिंग कर दी जा रही है, कहीं इंजन्स नहीं ओपन हो रहे हैं, तो कहीं पे व्हील्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर आपको कैसा फील हो रहा था? कि आपको डर लग रहा था कि यार छोड़ो सपना, जैसे बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो एरोप्लेन में ट्रेवल करेंगे, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बात करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अगली बिजनेस न्यूज है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको डिविडेंड्स काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि अगले हफ्ते बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक्स डिविडेंड होने वाले हैं। जैसे अपोलो हॉस्पिटल जो कि 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दे रहा है, पावर ग्रिड 1.25 रुपीज, कोल इंडिया 5.15 रुपीज, HAL 15 रुपीज, PFC 3.70 रुपीज, जिंदल स्टील 2 रुपीज, और अगर हम गॉडफ्रे फिलिप्स, नेक्टो फार्मा, आरती इंडस्ट्रीज, जेके बैंक और APL अपोलो की बात करें तो ये सब भी लिस्ट में शामिल हैं। और रिकॉर्ड डेट 18 से 22 अगस्त के बीच में फिक्स की गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मार्केट मूड है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि एक तरीके से DII का इन्फ्लोज हो रहा है जो कि FII सेलिंग को ऑफसेट कर दे रहा है। साथ ही साथ PSU बैंक्स और हेल्थ केयर भी काफी ज्यादा शाइनिंग रहने वाले हैं, मतलब उनमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं पे इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी 8 साल के लो पर आ गया है, और S&P रेटिंग अपग्रेड होने की वजह से सेंटिमेंट्स को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव मूड लग रहा है मार्केट का। बाकी तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी पलट सकती है। अगली बिजनेस न्यूज है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से रिलेटेड, और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे रैकेट को तोड़ दिया है। गुरुग्राम के कॉल सेंटर से डेटा लीक हुआ था, और गैंग ने क्या किया कि सेबी कार्ड होल्डर्स को 2.6 करोड़ रुपीस का चूना लगा दिया, और इसमें 18 लोग पकड़े गए, जिसमें कॉल सेंटर के इनसाइडर्स भी शामिल थे। मोडस ऑपरेंडी काफी सिंपल था। कस्टमर का पहले डेटा लीक किया गया, फिर कस्टमर्स का OTP और CVV नंबर निकालने की कोशिश की गई। उसके बाद गिफ्ट कार्ड्स लेना और उन्हें ट्रेवल एजेंट्स को बेच करके कैश और USDT क्रिप्टो में घुमा देना। पुलिस ने 52 फोन्स और सिम्स भी बरामद किए, और कई सारे बैंक डिटेल्स भी रिकवर किए गए। और ये केस जो है वो पूरी तरीके से कॉल सेंटर के सिक्योरिटी पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सवाल ये भी है कि क्या आपको SBI के क्रेडिट कार्ड यूज भी करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हो सकता है ऐसे बहुत सारे कॉल सेंटर्स को SBI कार्ड ने हायर किया हो, और क्या पता वहां भी इस तरह की चीजें चल रही हो।